वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ेंगे। इंटेलिजेंस क्या है, इसके बारे में कई रिसर्चर्स ने और कई साइकोलॉजिस्ट्स ने रिसर्च किया है और बताया है कि इंटेलिजेंस क्या है। इंटेलिजेंस को डिफाइन करने के लिए दो तरीके होते हैं। एक होता है रियल डेफिनेशन के द्वारा और एक होता है ऑपरेशनल डेफिनेशन के द्वारा। रियल डेफिनेशन क्या होता है? रियल डेफिनेशन का मतलब है कि इंटेलिजेंस क्या है, इसके बारे में जानकारी हम उन रिसर्चर्स, उन एक्सपर्ट्स से पूछते हैं जिन्होंने इस विषय पे काम किया है या इस विषय पे ज्ञान है। तो इनसे हम पूछते हैं कि इंटेलिजेंस क्या है। एक होता है ऑपरेशनल डेफिनेशन। ऑपरेशनल डेफिनेशन वाले ये बताते हैं कि हम जैसे एक चीज को डिफाइन कर रहे हैं, वो हम उसके मेजरमेंट के द्वारा डिफाइन कर रहे हैं कि इंटेलिजेंस क्या है। तो बोरिंग ने कहा कि इंटेलिजेंस वो है जो इंटेलिजेंस टेस्ट मेजर करता है। इसमें हमें कोई कॉन्क्रीट डेफिनेशन नहीं निकल के आ रहा है, बहुत वेग और बहुत सर्कुलर है कि उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस क्या है और उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस वो है जो इंटेलिजेंस टेस्ट मेजर करता है। तो इसमें हमें इंटेलिजेंस का मीनिंग नहीं दिख रहा है, तो इसीलिए इसको ऑपरेशनल डेफिनेशन कहा गया है कि हम इसके जरिए इंटेलिजेंस को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है। फिर स्पीयरमैन ने, बीने एंड साइमन ने, थॉर्नडाइक ने, वेशलर ने, सबने अपनी अपनी डेफिनेशंस रखी हैं। जो बहुत ज्यादा प्रचलन में डेफिनेशन है वो वेशलर की है 1939 की। इसमें उन्होंने कहा कि एक सबको मिला के एक वो इंटेलिजेंस, वो एक क्षमता है जिसमें व्यक्ति एक पर्पसफुली काम कर सकता है, एक पर्पस को प्राप्त करने के लिए उस पर्पस के लिए काम कर सकता है, उसको सोच सकता है, बहुत अच्छे से चीजों को रैशनलाइज कर सकता है, माने कि बहुत अच्छे से चीजों की प्रोज एंड कॉन्स समझ के क्रिटिकली एनालाइज करके वो सोच सकता है। और वो जो अपने एनवायरनमेंट से बहुत इफेक्टिवली डील कर जाए, बहुत इफेक्टिवली उसके साथ अडेप्ट हो जाए। कि मान लीजिए आपको इस सेटअप से निकाल के किसी और सेटअप में रख दिया जाता है, तो आप उससे बहुत अच्छे से डील कर पाए। ठीक है। तो तीन चीजें हैं इंटेलिजेंस की डेफिनेशन में कि आप पर्पसफुली एक्ट कर पाए, आप रैशनली सोच पाए। आप हर रैशनली सोचने का मतलब है कि आप हर चीज के बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस आप देख सकते हैं, सोच सकते हैं, और आप कैसे अपने एनवायरनमेंट से, अपने बदलते एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट कर पाते हैं, उस एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को ढाल पाते हैं। ये इंटेलिजेंस की बहुत प्रचलित डेफिनेशन है। इंटेलिजेंस कोशेंट जो हम आम तौर पे भी यूज करते हैं, इंटेलिजेंस कोशेंट मतलब आईक्यू कोशेंट, कि एक बच्चे का आईक्यू कितना है। ठीक है। इसमें आईक्यू हम कैसे निकालते हैं? हम स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट्स यूज करते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट्स को इसमें ट्रेनिंग दी जाती है कि वो इंटेलिजेंस को कैसे मेजर कर सकते हैं, और ये स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट्स के द्वारा होता है। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट्स का यहाँ पे अर्थ है कि वे टेस्ट्स जिनकी रिलायबिलिटी, वैलिडिटी और नॉर्म्स एस्टैब्लिश्ड हैं। ठीक है। रिलायबिलिटी का मतलब ये हुआ कि कितना हम उस टेस्ट पे डिपेंड कर सकते हैं इंटेलिजेंस कोशेंट देने के लिए। वैलिड का मतलब कि वो कितना ज्यादा मान्यता है उसकी कि वो इंटेलिजेंस ही मेजर कर रहा है टेस्ट। नॉर्म्स का मतलब, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब ये होता है कि हर टेस्ट को जब हम क्लिनिकल पॉपुलेशन पे या पॉपुलेशन में टेस्ट करने से पहले कुछ नॉर्म्स एस्टैब्लिश करते हैं, कुछ एक पॉपुलेशन लेते हैं, फिर उसके उस पॉपुलेशन ने, उस सैंपल ने कैसे किया उस टेस्ट पे, वो एस्टैब्लिश करने के बाद ही हम कह पाते हैं कि स्टैंडर्डाइज हुआ है हमारा टेस्ट। ठीक है। और इसमें
विलियम स्टर्न का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने 1912 में आईक्यू क्वोशेंट को मेजर करने के लिए एक फॉर्मूला दिया और वो है MA/CA × 100। MA का मतलब है मेंटल एज। मेंटल एज का मतलब है कि मेंटली बच्चे की एज कितनी है, मेंटल लेवल बच्चे का कितना है। और सीए का मतलब है उसकी बायोलॉजिकल एज। सीए का मतलब है कि वो कितने साल का है, क्या उसकी, अगर वो 7 साल का है बच्चा, तो क्या उसका जो मानसिक स्तर है, जो उसका मेंटल एज है, क्या वो भी 7 साल का है कि नहीं है। तो इसके जरिए हम आईक्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसका फॉर्मूला है MA/CA × 100, ठीक है। मेंटल एज आपको टेस्ट के द्वारा पता चलेगा और बायोलॉजिकल एज बच्चे की बर्थ डेट से आप नाप सकते हैं कि कितना है। तो इन दोनों का रेशियो और इनको 100 से मल्टीप्लाई करके हमें एक आईक्यू क्वोशेंट मिलता है, ठीक है। और यही आईक्यू क्वोशेंट स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट्स के द्वारा हम निकाल सकते हैं। जब हम आईक्यू को क्लासिफाई कैसे करें, हमारे पास स्कोर तो आ गया, पर हम उसको कैसे बोलें कि ये किस जरिए का, किस टाइप का इंटेलिजेंस है, क्या वो ज्यादा इंटेलिजेंट है कि कम इंटेलिजेंट है कि और लोगों के जैसा ही इंटेलिजेंट है। तो ये कुछ बातों का हमें ध्यान में रखना होता है और इसमें कुछ पैरामीटर्स हमें ऑलरेडी अवेलेबल हैं आईसीडी के द्वारा। जिन्होंने आईसीडी क्लासिफिकेशन है मेंटल डिसऑर्डर्स की, तो उस आईसीडी ने हमें क्लासिफिकेशन रिटार्डेशन का, कि कमती इंटेलिजेंस की कमती का भी स्तर दे रखा है, ठीक है। जीन सबसे पहले हम यहाँ नीचे से शुरू करेंगे, प्रोफाउंड रिटार्डेशन। अब जिसका आईक्यू 20 से कम है उसको हम बोलेंगे कि प्रोफाउंड रिटार्डेशन है। जिसका आईक्यू 20 to 34 के बीच में है उसको बोलेंगे कि सिवियर रिटार्डेशन है। जिसका आईक्यू 35 to 49 के बीच में है उसको बोलेंगे हम मॉडरेट रिटार्डेशन। जिसका आईक्यू 50 to 69 के स्तर पे है उसको हम बोलेंगे माइल्ड रिटार्डेशन। फिर हमारा डल और बॉर्डर लाइन के बीच में आईक्यू आता है 70 to 79 के बीच में। बिलो एवरेज 80 to 89 के बीच में। नॉर्मल और एवरेज 90 to 109 स्कोर प्राप्त करने वाले इंटेलिजेंस क्वोशेंट को हम एवरेज कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। तो अब जहां पे एकेडमिक्स में किन किन बच्चों को दिक्कत आ सकती है, नॉर्मल एवरेज जनरली सही से पढ़ाई में कर जाते हैं, कर पाते हैं, ठीक है। बिलो एवरेज भी ऑलमोस्ट पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। डल और बॉर्डर लाइन वालों को पढ़ाई में दिक्कत आ सकती है, पर अटेंशन इनको ज्यादा देंगे तो हम इनके जो एकेडमिक इश्यूज हैं वो रिजॉल्व कर सकते हैं और ये नॉर्मल स्कूल्स में भी ये बच्चे पढ़ सकते हैं। माइल्ड रिटार्डेशन और मॉडरेट रिटार्डेशन वाले बच्चे, पहले माइल्ड रिटार्डेशन के बारे में बात करते हैं। अगर माइल्ड रिटार्डेशन है और वो हमें पता चल जाता है तो वो कुछ क्लासेस तक पास कर पाएंगे, हो सकता है 12th तक पूरा स्कूलिंग भी कंप्लीट कर लें, पर कुछ होंगे जो नहीं कर पाएंगे। हर एक का इसमें अलग लेवल रहेगा, हर एक बच्चे का, ठीक है। पर ये माइल्ड रिटार्डेशन और मॉडरेट रिटार्डेशन वाले जो बच्चे हैं, हम इनको रोजमर्रा के काम सिखा सकते हैं कि नहाना कैसे है, कपड़े कैसे पहनना है, खाना कैसे खाना है, इन सब ये चीजें हम इनको बता सकते हैं, इनको एजुकेट कर सकते हैं। और मॉडरेट रिटार्डेशन वाले को भी हम थोड़ा बहुत एजुकेशन बेसिक बता सकते हैं कि नंबर्स का थोड़ा बता सकते हैं, अल्फाबेट्स का थोड़ा बता सकते हैं। बहुत अच्छे से ये लोग नहीं कर पाएंगे एकेडमिया में, बट इनको हम एजुकेबल ट्रेनेबल बोलते हैं कि ये आप इनको कुछ ट्रेनिंग एजुकेशन में दे सकते हैं, इतना बच्चे ये कर सकते हैं, राइट। पर जो सिवियर रिटार्डेशन और प्रोफाउंड रिटार्डेशन वाले बच्चे हैं,
वो नहीं कर पाएंगे। उनको ट्रेनिंग हम सिर्फ रोजमर्रा के काम के लिए उनको असिस्टेंस चाहिए रहेगा, हमेशा ही उनको असिस्टेंस चाहिए होगा। ठीक है, फिर हम आते हैं अबव एवरेज वाले लेवल पे, जो 110, 119 और अबव 110 वाले जो बच्चे होते हैं, वो नॉर्मल स्कूल्स में थोड़ा बोर फील कर सकते हैं। तो उसके लिए भी, ये गिफ्टेड लोगों के लिए भी हमें कुछ ऐसे, हम अपनी असाइनमेंट्स को डिजाइन करें, कुछ ऐसे डिजाइन करें जो बाकी बच्चों के लेवल से थोड़ा अलग हो, थोड़ा उनको ज्यादा उनके ब्रेन को काम करने के लिए ज्यादा चीजें, ज्यादा स्टिमुलेशन की जरूरत होगी, ज्यादा, और उनके उन उन लेवल के बच्चों के ज्यादा से उनको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलिजेंस। जनरली जब कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पाता या स्कूलिंग में बहुत अच्छा नहीं कर पाता, तो उनका एक आईक्यू टेस्ट रिकमेंड किया जाता है। ठीक है, एकेडमिक परफॉर्मेंस नो डाउट सिर्फ इंटेलिजेंस क्वेश्चन की वजह से कम नहीं हो सकती, बहुत सारे इसके और कारण भी हो सकते हैं कि इंटेलिजेंस कि बच्चा पढ़ाई में अच्छा क्यों नहीं कर पा रहा। पर अगर अच्छा नहीं कर पा रहा तो पहला रिकमेंडेड स्टेप जनरली आईक्यू टेस्ट होता है। ठीक है, अब दो, इंटेलिजेंस क्या है उसकी थ्योरीज बहुत ज्यादा हमें दे रखी हैं हमारे रिसर्च लिटरेचर में। तो दो प्रकार की थ्योरीज हैं इंटेलिजेंस की। एक है साइकोमेट्रिक अप्रोच, जो ट्रेडिशनल थ्योरीज भी कहलाती हैं, जो पहले टाइम पे, बहुत पहले टाइम पे दी गई थी, उनको भी हम ट्रेडिशनल थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस में इंक्लूड कर सकते हैं। और एक कॉग्निटिव अप्रोच होता है, जिसमें हम ये समझते हैं कि हमारे जो प्रोसेसेस चल रहे हैं, ब्रेन के प्रोसेसेस चल रहे हैं, उसके अंडर कौन सी क्षमताएं हैं, तो वो हम कॉग्निटिव प्रोसेसेस के द्वारा देखते हैं, और ये आज के समय में ज्यादा प्रचलन में है। और जबकि ट्रेडिशनल थ्योरीज जो हैं, साइकोमेट्रिक अप्रोच जिसे हम कहते हैं, वो कम प्रचलित में है आजकल। दो हमें पढ़ना सब कुछ है, हमें पता होना चाहिए कि कैसे इंटेलिजेंस के कैसे साइकोलॉजिस्ट ने, कैसे रिसर्चर्स ने, कैसे एजुकेशनिस्ट ने इन कॉन्सेप्ट्स को अपने पढ़ाई में, अपने लिटरेचर में लाए। तो ट्रेडिशनल थ्योरीज क्या करती हैं, वो जनरली इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंसेस देखती हैं और एक स्ट्रक्चर मैप करने की कोशिश करती हैं इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंसीज में, जो टेस्ट परफॉर्मेंस में आ रहा होता है। अब हम डिटेल में बात करते हैं ट्रेडिशनल और साइकोमेट्रिक थ्योरीज की। साइकोमेट्रिक का क्या अर्थ है? साइकोमेट्रिक का वो अर्थ होता है कि जो टेस्ट, जो इंटेलिजेंस टेस्ट हमारे फैक्टर एनालिसिस पे बेस्ड हैं। फैक्टर एनालिसिस एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है, स्टैटिस्टिक्स में यूज की जाती है, जिसमें हम ये कोशिश करते हैं कि हम कम से कम इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज को ग्रुप कर दें। ठीक है, मान लीजिए किसी को, कई लोगों ने कहा कि इंटेलिजेंस क्या है, इंटेलिजेंस होने का मतलब है कि आपको एनवायरनमेंट से अडेप्ट कर लेना चाहिए। तो आपने टेस्ट में लिखा कि अडेप्टिविटी देखने के लिए, फिर आपने देखा कौन पढ़ाई में अच्छा कर रहा है, फिर आपने देखा कि कौन स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहा है, तो ऐसे बहुत सारे क्राइटेरियाज आप ले सकते हैं कि ये जो अडेप्टेबल है वो इंटेलिजेंट होगा, जो एकेडमिक्स में अच्छा कर रहा है वो अडेप्टेबल होगा, जो स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहा है उसका आईक्यू अच्छा होगा, जो जो किसी और चीज में अच्छा कर रहा है, मान लीजिए एक्स्ट्रा करिकुलर्स में अच्छा कर रहा है, वो इंटेलिजेंट होगा। तो इन सब फील्ड्स फील्ड्स के जरिए आपने
अपना इंटेलिजेंस टेस्ट डिवाइस किया। ठीक है, और इन सबको हमने देखा कि ये सब जो हैं ये अडेप्टिविटी का एक कैटेगरी बन रहा है, चाहे वो अडेप्टेशन कहीं कैसे भी हो। तो जिसकी जिन आइटम्स की हम कैटेगरीज क्रिएट कर रहे हैं वो कम से कम कैटेगरीज क्रिएट हो जाएंगी। ठीक है, तो मान लीजिए ये एक कैटेगरी है, इसको हम C1 दे देते हैं। ये दूसरी कैटेगरी है, इसको हम C2 दे देते हैं। ये तीन कैटेगरी है, इसको हम C3 दे देते हैं। ये तीनों कैटेगरीज हमने निकाल ली हैं। अब इसके अंडर ये मेजर कैटेगरीज हैं जो हमें फैक्टर एनालिसिस में पता चलेंगी। अब इन कैटेगरीज के अंदर और भी कई इसके सब कैटेगरीज होंगी। ठीक है, तो इसके अंदर सब कैटेगरी 1, सब कैटेगरी 2, सब कैटेगरी 3, सब कैटेगरी 4। ठीक है, ऐसे ही C2 में भी बहुत सारी कैटेगरीज रहेंगी, बहुत सारी सब कैटेगरीज रहेंगी। इसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज रहेंगी। ठीक है, तो फैक्टर एनालिसिस क्या करेगा? हमने तो ये सारी इन सब फैक्टर्स को, इन सब कैटेगरीज को फैक्टर एनालाइज किया। तो फैक्टर एनालिसिस में क्या देखा गया कि जो कैटेगरीज आपस में हाईली कोरिलेटेड थी, आपस में उनका लिंक बहुत ज्यादा था, उन सबको वो एक कैटेगरी, उसका एक ग्रुप बना देगा, उसका एक कैटेगरी बना देगा। ठीक है, उसका अलग से। तो हमें मान लीजिए ये सब कैटेगरीज जो हैं वो 20 थी, उसको उस उन 20 कैटेगरीज को उसने कहा कि 3 कैटेगरीज उभर के आ रही हैं, बाकी जो कैटेगरीज हैं वो आपस में लिंक्ड नहीं है। अब ये कैटेगरीज आपस में बहुत ज्यादा लिंक्ड होंगी, जो C1 में आ रही हैं, जो C2 में आ रही हैं वो अपने आप में बहुत ज्यादा लिंक्ड होंगी, जो C3 में आ रही हैं वो अपने में बहुत ज्यादा लिंक्ड होंगी। ठीक है, और हमें 3 मेजर कैटेगरीज फैक्टर एनालिसिस के द्वारा मिल जाएंगी। हमें 3 कैटेगरीज C1, C2 और C3 ये मेजर कैटेगरीज मिल जाएगी। और C1 C2 से बहुत अलग होगा, वो आपस में कोरिलेट कम करेगा या नहीं करेगा बिल्कुल, या फिर इनका C2 और C3 C1 ये जो तीनों कैटेगरीज आई हैं इनका अपना लिंक जो है वो बहुत कम रहेगा, राइट, एज कंपेयर टू जो सब कैटेगरीज थी। उन फैक्टर एनालिसिस में क्या होता है, जो सब कैटेगरीज, जो आइटम्स हम डालते हैं वो आपस में जो हाईली कोरिलेटेड होती हैं, हाईली लिंक्ड होती हैं, उनको एक कैटेगरी में कर देता है। ठीक है, और जो कैटेगरीज फैक्टर एनालिसिस के लिए जरिए बनती हैं वो आपस में बहुत कम कोरिलेटेड होती हैं, आपस में बहुत कम होता है। ठीक है, जैसे कि अगर बहुत सिंपल और साधारण एग्जाम्पल लूं तो आपने मान लीजिए आपने डाला रोज, जैस्मिन, सनफ्लावर, फिर आपने नीम, ये सब चीजें डाली, ये एक कैटेगरी। तो हमें पता है कि अलग अलग कैटेगरीज नहीं है, ये एक ही कम्युनिटी के, एक ही कैटेगरी के पेड़ हैं, पौधे हैं, तो ये नेचर में। तो अगर आप ये सब डाल रहे हैं तो फैक्टर एनालिसिस के जरिए आपको एक कैटेगरी मिल जाएगी इन सब की, वो हो जाएगा नेचर। ठीक है,
क्योंकि ये आपस में एक ही कैटेगरी में है, इसीलिए आपको फैक्टर एनालिसिस के जरिए एक फैक्टर मिल जाएगा नेचर। क्योंकि ये जो हमने लिस्ट किया, जैस्मिन फ्लावर, रोज फ्लावर, ये सब एक ही कैटेगरी में आ रहे हैं और ये नेचर से जुड़ी चीजें हैं, तो हम उसको नेचर कैटेगरी में डाल देते हैं। इसके लिए हमें अलग सब हेडिंग्स की जरूरत नहीं है, हमें एक ही हेडिंग की जरूरत है जो कि है नेचर, तो हमने इसको एक ही कैटेगरी में डाल दिया। ऐसे ही जो साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स हैं या जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो हमें इतने सारे कॉन्सेप्ट्स की बजाय हमने एक ही में उसको डाल दिया और वो फैक्टर एनालिसिस के द्वारा हमें एक कैटेगरी मिल गई। कम से कम कैटेगरीज मिल जाती हैं कि ये सारी चीजें इसके में आती हैं। अब अडेप्टिविटी, फ्लेक्सिबिलिटी, चेंजिंग विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट है, तो ये एक ही चीज ना, उसको फैक्टर एनालिसिस में एक कैटेगरी मिल जाएगी, दैट ऑफ अडेप्टिविटी। ठीक है, मान लीजिए कोई मैथ्स में अच्छा है, कोई इंग्लिश में अच्छा है, कोई साइंस में अच्छा है, तो इन सबको एक ही कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, एकेडमिक्स। कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है तो उसको एक कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर में म्यूजिक, डांस, आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट्स, तो इनको हम सबने एक कैटेगरी में डाल दिया और ये कैटेगरीज हमारी निकल गई। तो इन सब इंटेलिजेंस टेस्ट जब मेजर करेगा तो ये कैटेगरीज मेजर करेगा और बाकी सब इनकी जो सब कैटेगरीज है वो हमें मेजर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास मेजर कैटेगरीज रहेंगी। ठीक है, तो ये है फैक्टर एनालिसिस का मतलब। इसको हम साइकोमेट्रिक थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस भी कहते हैं। साइकोमेट्रिक्स टेस्ट्स बनाने का जो तरीका होता है उसको साइकोमेट्री बोलते हैं। तो टेस्ट्स बनाने का एक जरिया होता है फैक्टर एनालिसिस, कि हमने इतने सारे फैक्टर्स लिए पर हम उन फैक्टर्स को कम करना चाह रहे हैं। उसको कम करने के लिए, ताकि जो हाईली कोरिलेटेड फैक्टर्स हैं, हाईली लिंक्ड फैक्टर्स हैं, वो एक कैटेगरी में आ जाए और जो आपस में कोरिलेटेड नहीं है वो दूसरी कैटेगरी में आ जाए। तो ये फैक्टर एनालिसिस का मतलब होता है। ठीक है, अब साइकोलॉजिस्ट ने इसके जरिए बहुत सारी ट्रेडिशनल थ्योरीज निकाली हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम चलते हैं, जो फर्स्ट थ्योरी फैक्टर एनालिसिस पे के जरिए निकली थी वो थी स्पीयरमैन की, जो उन्होंने दी थी 1927 में। उन्होंने कहा कि जितनी भी हमारी मानसिक क्षमताएं हैं वो सब आपस में लिंक्ड हैं। उन्होंने कहा इन सब मानसिक क्षमताओं के पीछे एक कोई बहुत बड़ा फैक्टर है और उस फैक्टर को नाम दिया उन्होंने जनरल फैक्टर। जनरल फैक्टर का अर्थ हुआ जी फैक्टर, जी ऑफ इंटेलिजेंस, जिसको जनरल फैक्टर मतलब जी ऑफ इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। जनरल फैक्टर हुआ कि जैसे आप ये फिगर देख पा रहे हैं कि कुछ एक बैकग्राउंड में, एक बैकड्रॉप में एक फैक्टर है, जनरल फैक्टर। ठीक है, और यही फैक्टर आपके स्पेसिफिक एबिलिटीज को डिटरमिन करेगा। ठीक है, मान लीजिए आपका कोई बच्चा, उसकी हर स्पेसिफिक एबिलिटी जो अच्छी होगी वो डिटरमिन करेगी जनरल फैक्टर से। अगर किसी का जनरल फैक्टर बहुत ही अच्छा है तो उसकी हर स्पेसिफिक फैक्टर जो काम वो करेगा उसमें बहुत ज्यादा कोरिलेशन होगा, बहुत ज्यादा पॉजिटिव कोरिलेशन रहेगा। अब S1, S2, S3, S4 कोरिलेट हाईली करेंगे जनरल फैक्टर के साथ। ठीक है, तो ये है टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। इन्होंने दो ही फैक्टर्स दिए, एक जनरल फैक्टर जिसको जी फैक्टर बोलते हैं और एक फैक्टर एस फैक्टर जिसको स्पेशल फैक्टर्स या स्पेसिफिक फैक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, अब जी फैक्टर क्या है? जी फैक्टर का अगर हम एलैबोरेट करें तो ये वो एबिलिटीज हैं, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन का अर्थ हुआ कि समझना, अंडरस्टैंडिंग हमारी कैसी है, रीजनिंग मतलब किसी चीज का तर्क निकालना,
किसी चीज को ग्रहण करना, ग्रहण करके उसको स्टोर करना, फिर उसको रिकॉल करना, ये क्षमताएं कि हम चीजों को ग्रुप कर सकते हैं, ये क्षमताएं कि हम चीजों को एक दूसरे से लिंक कर सकें, और एक बिल्कुल क्लियर थिंकिंग को जी फैक्टर के रूप में माना गया है कि ये जनरल फैक्टर है, और ये जो जनरल फैक्टर है ये डिटरमिन करता है आपकी परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस टेस्ट पे, और आपके जितने भी आप स्पेसिफिकली कार्य करते हैं। ठीक है। स्पेशल फैक्टर्स, अब किसी का हो सकता है जनरल फैक्टर बहुत अच्छा हो, उसका जनरल फैक्टर काफी अच्छा हो, पर वो सिर्फ मैथ्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स में अच्छा हो, या स्पेस को देखने में, स्पेस को मापने में बहुत ज्यादा अच्छा हो। ठीक है। हो सकता है कि वो इन चीजों में अच्छा हो, बाकी इंग्लिश में अच्छा ना हो। ठीक है। तो उसका जो अर्थमेटिक, उसका जो मैथमेटिक्स है और उसका जो स्पेस को मापने का जरिया है, वो डिटरमिन उसके जी फैक्टर से होगा। उसका एक बड़ा फैक्टर है और उसके नीचे जो भी वो करता है जी फैक्टर का उसको दिखेगा अपने एस फैक्टर पे परिणाम। ठीक है। ये चीज स्पीयरमैन ने कही। ठीक है। अब हम चलते हैं जनरल एबिलिटी और स्पेसिफिक एबिलिटी को देखने के, क्या अलग अलग कैसे हम इन्हें देख सकते हैं। जी फैक्टर जो है हमें एक बेसिस प्रोवाइड करता है। ठीक है। एक रेफरेंस है, एक बेसिक है, जो हमें किसी भी चीज को करने के लिए हमें क्षमता देता है। ठीक है। और ये इनेट है, हमेशा से ही रहा, हमेशा से जो हमारे अंदर काबिलियत है, जो हमें नेचर के द्वारा दी गई है, जो हमारे अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है और हमें हेरिडिटी के द्वारा मिली है, वो है जनरल एबिलिटी, वो है जी फैक्टर। अब जितना भी हम ट्रेन कर लें या एजुकेट कर लें, वो इस फैक्टर को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। ठीक है। जी फैक्टर जैसे कि एक बहुत मेजर, बहुत बड़ा फैक्टर है जो एस फैक्टर से काफी बड़ा है। एस तो छोटे छोटे पार्ट्स हो गए। ठीक है। पर एक बड़ा फैक्टर जो है वो जी फैक्टर है। अगर अगर किसी बच्चे का जी फैक्टर काम है, जनरल फैक्टर काम है, तो उसकी जो एबिलिटीज हैं, जो स्पेसिफिक एबिलिटीज है, स्पेसिफिक क्षमताएं हैं, वो उतनी पूरी तरह से डेवलप नहीं रहेंगी। तो इन सबको फैक्टर्स को, स्पेसिफिक फैक्टर्स को, स्पेशल एबिलिटीज को जी फैक्टर जो है इन्फ्लुएंस करता है। जितना अच्छा जी फैक्टर है उतना ही अच्छा वो एस फैक्टर में हो सकता है। ठीक है। अगर मान लीजिए किसी का जी फैक्टर बहुत अच्छा है और अगर हम उसकी परफॉर्मेंस को कोरिलेट करें, एकेडमिक्स की परफॉर्मेंस को कोरिलेट करें उसके एक्स्ट्रा करिकुलर परफॉर्मेंस के साथ, वो इक्विवेलेंट ही रहेंगी, वो बहुत अच्छी, हर जगह बहुत अच्छी होंगी। ठीक है। और हो सकता है कि जो स्पेसिफिक फैक्टर जो बच्चे में अच्छा नहीं है उसको हम और स्किल कर पाए, उसको और ट्रेन कर पाए, उसको और एजुकेट कर पाए। ठीक है। हर टास्क को हमें एक टास्क को हमें जी फैक्टर चाहिए और एक स्पेसिफिक फैक्टर चाहिए। जी फैक्टर आपका बेसिक फैक्टर हुआ जो जरूरत है किसी टास्क को करने के लिए, और स्पेसिफिक फैक्टर हुआ कि आपको वो स्पेसिफिक टास्क जो आपके हाथ में काम है उस स्पेसिफिकली उसको आप कैसे करते हैं। ठीक है। ये है जनरल एबिलिटी, जी फैक्टर। फिर आता है स्पेसिफिक एबिलिटी, कि आप बहुत ज्यादा स्पेसिफिकली, आप अगर आप आर्ट में अच्छे हैं तो आर्ट आर्ट वाला एक आपका स्पेसिफिक एबिलिटी है। स्पोर्ट बैडमिंटन में अच्छे हैं तो बैडमिंटन खेलने का जो तरीका है वो आपकी स्पेशलिटी है, वो आपकी स्पेसिफिक एबिलिटी है। ठीक है। इसको हम चेंज कर सकते हैं। और ये चेंज कैसे होगा?
हम उसको ट्रेन कर सकते हैं, हम उसको और एजुकेट कर सकते हैं अपनी स्पेसिफिक एबिलिटीज को बढ़ाने में, उसको और बेहतर करने में। ठीक है, एस फैक्टर हम किसी स्पेसिफिक फील्ड में किसी एक फील्ड में लगाते हैं। ठीक है, और स्पेसिफिक फैक्टर्स बहुत ज्यादा रहेंगे, स्पेसिफिक स्किल सेट अलग रहेंगे। मान लीजिए आपको डॉक्टर बनना है या आपको एस्ट्रोनॉट बनना है, तो आपके जो स्किल सेट्स होंगे वो बहुत अलग होंगे। एक डॉक्टर एस्ट्रोनॉट वाला काम नहीं कर पाएगा और एक एस्ट्रोनॉट डॉक्टर वाला काम नहीं कर पाएगा, तो आपको दोनों के लिए एक अलग स्किल सेट की जरूरत होगी। और इन्हीं स्किल सेट्स को, अलग अलग स्किल सेट्स को, अलग अलग क्षमताओं को एस फैक्टर का नाम दिया गया है। ठीक है, हर फैक्टर को करने के लिए आपको एक स्पेशल स्किल चाहिए होगा। आप स्किल कर सकते हैं, आप एक डॉक्टर को स्किल कर पाएंगे कि वो एस्ट्रोनॉट कैसे बने, पर आपको उस पर ध्यान देना पड़ेगा, उसको स्किल करना पड़ेगा, उसको वैसी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उसको वैसा शिक्षित करना पड़ेगा। अब इसमें हम अलग अलग डिफरेंसेस भी कर सकते हैं, हर एक का स्किल सेट अलग होता है। ठीक है, कोई ज्यादा अच्छा म्यूजिक में है, कोई ज्यादा अच्छा मैथमेटिक्स में है, कोई ज्यादा अच्छा साइंस में है, कोई ज्यादा अच्छा आर्ट में है। तो ये हमारी स्पेसिफिक एबिलिटी होगी कि हमारा किस चीज में ज्यादा ट्रेनिंग हुई है या ज्यादा एजुकेशन हुआ है, कौन सा स्किल सेट हमारा डेवलप हो पाया है, कौन सी हमारी स्पेसिफिक एबिलिटी है। ठीक है, इन सारी स्पेसिफिक एबिलिटीज के पीछे जो फैक्टर काम करता है वो है जी फैक्टर। ओके, अब हम आगे चलते हैं। जो सेकंड थ्योरी दी गई है इंटेलिजेंस की, वो है थर्स्टन की प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। थर्स्टन की प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज में कहा गया है, थर्स्टन ने कहा कि 7 ऐसी एबिलिटीज हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बेसिक है। ठीक है, उन्होंने किया एक वर्बल कॉम्प्रिहेंशन। वर्बल कॉम्प्रिहेंशन को है का मतलब हुआ कि आप लैंग्वेज को कितनी अच्छे से समझ पा रहे हैं, कितने अच्छे से ग्रहण कर पा रहे हैं, शब्दों को कितने अच्छे से कर पा रहे हैं, कि कितना अच्छा आपका शब्दावली है, शब्दों के अर्थ ढूंढने के हैं, कितना अच्छा आप कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज को बता पाते हैं या किसी को समझा पाते हैं, या खुद खुद में कितना आप कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज को ग्रहण कर पाते हैं। ये आपका वर्बल कॉम्प्रिहेंशन है। अगर मैं आपको अभी समझा रही हूँ कुछ, तो ये आपकी, क्योंकि कुछ एक लैंग्वेज बोल रही हूँ, एक वर्ड्स बोल रही हूँ, तो उसको समझने की आपकी कितनी क्षमता है, आप किस हद तक उसको समझ पा रहे हैं, वो वर्बल कॉम्प्रिहेंशन में आएगा। फिर सेकेंड है आपका न्यूमेरिकल स्पीड एंड एक्यूरेसी। इसमें होता है कि आप कितना अच्छा है नंबर्स के साथ, कितना अच्छा है आप मैथ्स में, कितना जल्दी आप किसी चीज को सॉल्व कर पाते हैं। फिर थर्ड जो एबिलिटी स्पेसिफिक, जो प्राइमरी मेंटल एबिलिटी थर्स्टन ने दी, वो स्पेशल रिलेशन की है, कि आप कैसे एक स्पेस पे इमेजिन कर पाते हैं पैटर्न, कि इसमें क्या अच्छा लगेगा, इसके लिए क्या ठीक होगा। जैसे आर्किटेक्ट्स होते हैं, वो एक खाली स्पेस में एक घर कैसे खड़ा करेंगे, एक घर कैसे बनेगा, उसकी क्या मेजरमेंट रहेगी, उसका क्या फॉर्म रहेगा, ये सब देखने का काम जो है स्पेशल रिलेशंस एबिलिटी में आता है। ठीक है, परसेप्चुअल स्पीड, कि आप कैसे अपने आप को, आपकी जो डिटेल्स हैं, कितनी अच्छे से आप डिटेल्स को कैच कर पाते हैं, कितनी जल्दी आप उसमें ये बता पाते हैं कि उसमें सिमिलैरिटी है कि डिफरेंस है, कुछ समानताएं हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं, किस हद तक आप ये कर पाते हैं, कितनी जल्दी। जैसे क्लर्क्स हो गए, उनको जल्दी जल्दी देखना होता है कि कौन सी फाइल किस फाइल के लिए है, किसको कहाँ रखना है, कैसे करना है। या परसेप्चुअल स्पीड देखने के लिए कुछ टेस्ट्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, टेस्ट्स में क्या होता है कि कुछ वर्ड्स दिए होते हैं, ऐसे वर्ड्स दे देंगे वो आपको 2 कॉलम्स में,
ये एक कॉलम में दिया और ये दूसरे कॉलम में इन्होंने दे दिया। अब आपको बताना है क्या ये दोनों वर्ड सेम है, क्या ये जो जितना भी लिखा हुआ है अल्फाबेट सब सेम है? सेम नहीं है, तो ये डिफरेंट हुए। तो ये आपका परसेप्चुअल स्पीड डिटरमिन करेगा, बताएगा। फिर वर्ड फ्लुएंसी, आप कितने अच्छे से शब्दों को यूज कर पा रहे हैं, कितने अच्छे से आपको पता है कि किस जगह पे आपको कौन सा शब्द यूज करना करना है, कितने रफ्तार में आपको बोलना है, कितना अच्छे से कितने रफ्तार से आप बोल पा रहे हैं बिना रुके, अ, बिना फंबल किए, बिना किए, तो कितना फ्लुएंसी है। उससे आपकी उससे भी उन्होंने कहा कि ये भी एक प्राइमरी मेंटल एबिलिटी है। मेमोरी, मेमोरी कितने अच्छे से आप चीजों को याद कर पा रहे हैं और कितने अच्छे से उन्हें रिट्रीव कर पा रहे हैं। आप याद तो कर रहे हैं, पर क्या आप उसको निकाल पा रहे हैं जब आपको चाहिए उस चीज की जरूरत? क्या आप वो आपके पास आ पा रहा है? क्या आप उसको बता पा रहे हैं? इंडक्टिव रीजनिंग हुआ कि कुछ स्पेसिफिक चीजें आपको दी गई हैं और क्या इन स्पेसिफिक चीजों से आप एक जनरल रूल बना पा रहे हैं। कुछ माइक्रो चीजें आपको दे पा रही हैं, तो क्या आप उन माइक्रो चीजों को देख पा रहे हैं? माइक्रो चीजों को देखकर एक मैक्रो पिक्चर बना पा रहे हैं? माइक्रो मतलब छोटी छोटी चीजों को देखकर, छोटी छोटी चीजों को देखकर क्या एक बड़े स्तर पे सोच पा रहे हैं, एक बड़ा रूल कुछ बना पा रहे हैं ऑन अपनी स्पेसिफिक चीजों के ऑब्जर्वेशन द्वारा। आगे बढ़ते हैं। गिलफोर्ड, गिलफोर्ड ने स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल दिया। ठीक है, इसमें उन्होंने कहा कि तीन चीजें हैं एक इंटेलेक्ट को, एक बुद्धि को उसका प्रकार देने के लिए। ठीक है, उन्होंने तीन चीजें बताई हैं इसमें, ऑपरेशंस, कंटेंट्स और प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसको आप OCP करके याद रख सकते हैं। ठीक है, ऑपरेशंस में कुछ उन्होंने और कैटेगरीज दी हैं, जैसे कॉग्निशंस की, जैसे मेमोरी की, जैसे डाइवर्जेंट प्रोडक्शन, कन्वर्जेंट प्रोडक्शन, इवैल्यूएशन। ऐसे ही कंटेंट्स में कुछ कैटेगरीज हैं और ऐसे ही प्रोडक्ट्स में कुछ कैटेगरीज हैं। इन्हें हम डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या। अब ये जो ऑपरेशंस हैं इनको समझते हैं। ऑपरेशन मतलब कि आपका बुद्धि का जो प्रोसेस है वो कैसा चल रहा है। ठीक है, कॉग्निशन का मतलब हुआ कि आप कितने अच्छे से चीजों को समझ पा रहे हैं, कितने अच्छे से उनका मतलब निकाल पा रहे हैं, कितने अच्छे से आप इंफॉर्मेशन को समझ पा रहे हैं। ठीक है, मेमोरी का अर्थ हुआ कि कितने अच्छे से आप इंफॉर्मेशन को ग्रहण करके उसको स्टोर कर पा रहे हैं और फिर समय आने पर उसे रिट्रीव कर पा रहे हैं। जो इंफॉर्मेशन आपको अपनी मेमोरी से चाहिए उस वक्त, जो रिकॉल चाहिए, वो किस हद तक आप कर पा रहे हैं, वो मेमोरी का पार्ट है। डाइवर्जेंट प्रोडक्शन कि एक आपके पास प्रॉब्लम है और आप उसके कितने सॉल्यूशंस निकाल पा रहे हैं। हमें बहुत ज्यादा सॉल्यूशंस चाहिए एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो ये हुआ डाइवर्जेंट प्रोडक्शन कि आपके पास प्रॉब्लम एक है पर उसके हल आप कितने ज्यादा निकाल पा रहे हैं। ये होती है डाइवर्जेंट प्रोडक्शन। और क्रिएटिविटी, आपकी क्रिएटिविटी, अगर मैं कहूं कि एक चाकू के क्या यूज है, तो काटने के अलावा और क्या यूज हो सकते हैं, तो आपको इसको मुझे बहुत सारे यूजेस बताने हैं, चाकू के क्या यूज हो सकते हैं। तो जितने ज्यादा आप चाकू के यूज बता पाएंगे उतना ज्यादा हम कहेंगे कि आपकी क्रिएटिविटी ज्यादा बेहतर है। ठीक है, कन्वर्जेंट प्रोडक्शन उल्टा होता है। कन्वर्जेंट प्रोडक्शन का मतलब है
कि आपके पास बहुत सारे पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन है और उससे आप एक कैसे निकाल पा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी पीसेस को एक साथ इकट्ठा करके उसका एक सोल्यूशन कैसे निकाल पा रहे हैं, वो होता है आपका कन्वर्जेंट प्रोडक्शन। इवैल्यूएशन, आपको एक चीज दी गई है, आप उस इस इंफॉर्मेशन को किस हद तक बता पा रहे हैं कि क्या वो सही है, क्या वो गलत है, क्या वो वैलिड है, क्या वो इनवैलिड है, क्या वो कंसिस्टेंट है कि नहीं है। तो ये सब जो होता है इवैल्यूएशन का पार्ट रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं हमारा सेकंड एबिलिटी पे, इंटेलेक्ट पे, वो है कंटेंट। आपको फीड कैसे इंफॉर्मेशन किस प्रकार में मिल रही है, जिस पे आपका ब्रेन को वर्क करना है, जिस पे आपके ब्रेन को ऑपरेट करना है। ठीक है, तो ये कंटेंट क्या हो सकता है, इंफॉर्मेशन आपको कैसे मिल सकती है। एक हो सकता है विजुअल, देखने के जरिए, ऑडिटरी, सुनने के जरिए, सिंबॉलिक, कुछ सिंबल्स और साइंस के जरिए। ठीक है, जैसे लेटर हम रिप्रेजेंट करते हैं एक अल्फाबेट को लेकर, कुछ म्यूजिकल नोटेशंस होती हैं, या न्यूमरल्स हो गए, ये सब सिंबोलिज्म है, सिंबॉलिक्स है। तो आप काम किस पे कर रहे हैं, वो कंटेंट होता है सिंबल कंटेंट, कि आप सिंबल्स पे काम कर रहे हैं। ठीक है, सिमेंटिक मतलब कि अर्थ क्या है, आप कितने अच्छे से मीनिंग्स को समझ पाते हैं, आइडियाज को समझ पाते हैं, मीनिंग्स और आइडियाज आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उस पे आप ऑपरेट कैसे करेंगे। ठीक है, उस पे आपका ब्रेन कैसे काम करेगा। बिहेवियरल एक होता है कि जो इंफॉर्मेशन आप दूसरों को ऑब्जर्व करके आप निकाल पाते हैं। ठीक है, जो इंफॉर्मेशन दूसरों को ऑब्जर्व करके आप निकाल पाते हैं, उसमें भी हमारा ब्रेन ऑपरेट करता है, प्रोसेसिंग करता है। ठीक है, फिर होता है आपका नेक्स्ट कैटेगरी जो है प्रोडक्ट्स की। प्रोडक्ट्स को याद रखने का तरीका है निमोनिक यूज करके, यूसीआर, एसटीआई। ठीक है, अब इसमें हुआ कि आप इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, यूनिट सबसे कम कॉम्प्लेक्स रहेगा, क्लास उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स, और इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ती जा रही है। यूनिट हुआ कि एक सिंगल आइटम, मैंने बोला फ्लावर, ये सिंगल आइटम है। क्लासेस, क्लासेस हुआ सेट्स ऑफ यूनिट, एक ही यूनिट का जो कॉमन है, जिनके कॉमन एट्रीब्यूट्स है। जैसे मैंने कहा जैस्मिन, रोज, सनफ्लावर, तो ये सारा एक क्लास है। क्लास किसका है, फ्लावर्स का। रिलेशन कि इनके ऑपोजिट्स या इनके और कुछ नाम वो हम लिंक कर पाए किसी चीज से, तो वो रिलेशंस कहलाएंगे। सिस्टम की बहुत सारे रिलेशन मिलके एक सिस्टम बना। ठीक है, जैसे फैमिली का हर रिलेशनशिप बनके हर रिलेशनशिप होता है और उसके ऊपर फैमिली होती है, वैसे ही आपका यहाँ पे भी सिस्टम फैमिली का है, फैमिली सिस्टम है, और उसके भीतर जो सारे रिलेशनशिप्स हैं वो रिलेशन में आ जाएगा। ठीक है, फिर ट्रांसफॉर्मेशन, कि आप चीजों को कैसे, आप इंफॉर्मेशन नॉलेज को कैसे चेंज कर पा रहे हैं, उसको कैसे एक नया नजरिया दे पा रहे हैं, उसको कैसे कन्वर्ट कर पा रहे हैं। और इम्प्लीकेशन का अर्थ हुआ कि आप क्या सोचते हैं कि फ्यूचर में कैसा होगा, इम्प्लीकेशन क्या है उसका। ठीक है, उसका क्या आप निचोड़ निकाल पा रहे हैं, क्या कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं, कैसे आप सोचते हैं कि फ्यूचर में कैसे होगा। ठीक है, दैट इज इम्प्लीकेशन, कि जो नॉलेज है उसको आप फ्यूचर के लिए कैसे काम आएगा, कैसे आप प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं फ्यूचर अपने नॉलेज के जरिए। ठीक है, देन गिलफोर्ड ने ये कहा क्योंकि ये सारी जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज हैं वो 5 into 5 into 6 दैट मीन्स 150 हो रही। ठीक है, अब कईयों में ये 150 लिखा गया है और कईयों में ये कई इसको 1
80 भी बोलते हैं कि हमारे पास 6 एक ऐड कर दिया एक मेंटल एबिलिटी तो वो 6 भी हो सकता है। कईयों में ये फिगर 150 है, बट कई बुक्स में आपको मिलेगा 5 इंटू 6 इंटू 6, जो 180 इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज और फैक्टर्स कहलाते हैं। और इसमें ऑपरेशन में 6 बनता है, और ये यहाँ पे मेमोरी के इन्होंने 2 पार्ट्स कर दिए हैं। एक मेमोरी रिकॉर्डिंग कि हम इंफॉर्मेशन को कैसे रिकॉर्ड कर पा रहे हैं, कैसे ले पा रहे हैं, और मेमोरी रिटेंशन। मेमोरी रिटेंशन यानी कि हम कितनी टाइम तक उस इंफॉर्मेशन को अपने माइंड में स्टोर कर पा रहे हैं। तो दिस इज मेमोरी रिटेंशन। ठीक है, एक हुआ मेमोरी रिकॉर्डिंग और एक हुआ मेमोरी रिटेंशन। अब वर्नॉन ने भी अपना एक मॉडल दिया which is called the hierarchical group factor theory of the structure of intellectual abilities। इन्होंने कहा कि एक जनरल एबिलिटी है, एक जनरल एबिलिटी है, और उस एबिलिटी को 2 भाग में इन्होंने डिवाइड कर दिया। उसमें एक एस्पेक्ट हुआ वर्बल, वर्बल एजुकेशनल एबिलिटी, और एक एस्पेक्ट हुआ आपका प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल स्पेशल, जिसमें प्रैक्टिकल स्पेशल और मैकेनिकल एबिलिटी को आया है। फिर इसको और सब फैक्टर्स में डिवाइड कर दिया। ये वर्बल एजुकेशन एबिलिटी में आपका आएगा आप कितने ज्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं, कितने ज्यादा लैंग्वेज में आपकी फ्लुएंसी है, कितने अच्छे से रफ्तार से बिना रुके बोल पाते हैं। न्यूमेरिकल, कितने अच्छे से आप मैथ सॉल्व कर पाते हैं, कितने अच्छे से आप नंबर से डील कर पाते हैं। तो ये वर्नॉन ने कुछ फैक्टर्स निकाले। फिर स्पेशल फैक्टर, स्पेशल, मैकेनिकल और प्रैक्टिकल एबिलिटी को उन्होंने 3 भागों में और डिवाइड कर दिया। स्पेशल मतलब कि आपके पास एक स्पेस है, उसमें आप क्या पैटर्न्स बना पाते हैं, क्या क्रिएट कर पाते हैं, उस स्पेस को लेकर आप क्या देख पाते हैं, क्या सोच पाते हैं, दैट इज स्पेस। ठीक है, इसका मैंने पहले आर्किटेक्चर वाला एग्जाम्पल दिया। एक एग्जाम्पल, एक और 2-3 एग्जाम्पल्स के जरिए हम इसको समझा सकते हैं। जैसे कि जब आपको ड्राइव करना है, जब ड्राइव करते हैं तो हम देखते हैं कि कितना स्पेस हमारे पास अवेलेबल है कि हम गाड़ी को कैसे मोड़ पाए और कैसे सीधे कर पाए। ठीक है, कितना मोड़ना है, कैसे मोड़ना है, वो भी हम स्पेस असेस करके गाड़ी का मॉडल का जो स्ट्रक्चर है उसके जरिए और जो स्पेस हमारे को अवेलेबल है, जो रोड्स या जो लेन्स हमको अवेलेबल है, उसके हिसाब से हम स्पेस असेस करते हैं। दिस कुड आल्सो बी वन एग्जांपल। एक एग्जांपल हो सकता है कि हम जब कुछ डिजाइन करते हैं, जैसे फैशन डिजाइनर्स हो गए या ज्वेलरी डिजाइनर्स हो गए, उनके पास स्पेस तो एक खाली पेपर है, उसमें वो कैसे क्रिएट कर पा रहे हैं, कैसे ड्रॉ कर पा रहे हैं, कैसे और उस पेपर को यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, वो हुआ आपका स्पेशियल। इंटीरियर डिजाइनिंग, कि इंटीरियर्स को कैसे आप डिजाइन कर सकते हैं, किस स्पेस पे क्या रख सकते हैं, क्या सूटेबल रहेगा, क्या नहीं रहेगा, ये भी आपकी स्पेशल स्किल्स हैं। साइकोमोटर, आप चीजों को कैसे मैनिपुलेट कर पा रहे हैं। ठीक है, साइकोमोटर का एग्जांपल हुआ जैसे कि पजल्स, पजल्स हो गए, या फिर एक आपने देखा होगा रूबिक्स क्यूब जिसको बोलते हैं, 3 कलर्स होते हैं, 3 साइड्स होते हैं, उसको आपको सबको एक ही कलर का बनाना होता है, दैट इज एन एस्पेक्ट ऑफ साइकोमोटर एबिलिटी। ठीक है, फिर मैकेनिकल, मैकेनिकल में जो मैकेनिक्स होते हैं वो गाड़ी को कैसे ठीक करते हैं, टायर्स रिलेटेड और इन सब चीजों का मैकेनिक्स से रिलेटेड उनका काम होता है। तो ये मैकेनिकल एबिलिटी हुई। तो वेनॉन ने
दो भागों में बांटा, एक वर्बल एजुकेशनल एबिलिटी और एक प्रैक्टिकल स्पेशल मैकेनिकल एबिलिटी। वर्बल एजुकेशनल एबिलिटी को उन्होंने फर्दर डिवाइड किया क्रिएटिव, वर्बल फ्लुएंसी और न्यूमेरिकल में। प्रैक्टिकल, स्पेशल और मैकेनिकल एबिलिटी को उन्होंने फर्दर डिवाइड किया स्पेशल, साइकोमोटर और मैकेनिकल एबिलिटी। ठीक है, तो ये वेरनॉन की क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो हमें दिया है, कटेल ने दिया है। कटेल ने बताया है कि इंटेलिजेंस क्या है। उन्होंने सिर्फ दो फैक्टर्स निकाले, एक निकाला फ्लूइड इंटेलिजेंस और एक निकाला क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। ठीक है, फ्लूइड इंटेलिजेंस क्या होता है? फ्लूइड इंटेलिजेंस उन्होंने कहा कि ये नॉन वर्बल है, और ये इसमें कल्चर का रोल नहीं होता, कल्चर का रोल कम से कम होता है। इसमें आप इंडक्टिवली रीजन कर पाते हो और आपका क्रिएटिवली आप कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हो वो स्किल, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है वो भी फ्लूइड इंटेलिजेंस में आता है। ठीक है, तो इसमें आपका आया कि चीजों को, एक चीज है, आप बहुत सारी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है आपके पास और आप उससे एक इंफॉर्मेशन कैसे निकाल पाते हो। ठीक है, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में मतलब कि आप कितने ज्यादा एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस निकाल पाते हो, ये भी एक फ्लूइड इंटेलिजेंस का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। फिर आपका रीजनिंग एबिलिटी, कितने अच्छे से आप रीजन कर पा रहे हो, कितना लॉजिकली सोच पा रहे हो चीजों को, कितना तर्क वितर्क दे पा रहे हो, कितना आप नए प्रॉब्लम्स को जो आप आता है वो बिना किसी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के आप सॉल्व कर पा रहे हो। न्यू प्रॉब्लम्स अगर आपके पास आई हैं तो उनको आप कैसे उसका सोल्यूशन ढूंढ पा रहे हो, अपने माइंड पे वर्क करने, अपने माइंड पे आपका वर्क कर रहा है। और ये जो है फ्लूइड इंटेलिजेंस, उन्होंने कहा कि ये भी नेचर पे बेस्ड है, ये इनहेरेंट है, जो इनेट है, जो हमें अपने जेनेटिक्स से, हमें हेरिडिटी से, हमारे पेरेंट्स से हमें मिला है, हमारे फोर फादर्स से हमें मिला है। ये सब इनहेरेंट है, जो हमारे जीन्स में ऑलरेडी है, ये वो एबिलिटी है इंटेलिजेंस की। फ्लूइड इंटेलिजेंस बहुत जल्दी इंक्रीज होती है 20s में, पर ग्रेजुअली ये धीरे धीरे करके डिक्लाइन हो जाती है। क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस वो है जो कल्चर ने आपको दिया है, जो आपका कल्चरल अक्यूमुलेटेड नॉलेज है, जो कल्चर से आपने ग्रहण किया है, जो आपने अपने एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन या नॉलेज ली है, जो आप हमेशा स्टोर करके रखते हैं, जो स्किल्स आपने ग्रहण किए हैं, जो नॉलेज आपने ग्रहण की है सॉल्व करने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स को, उसको क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस बोलते हैं। अब इसको हमें और बेहतर तरीके से समझना है तो हम एक एनालॉजी ले सकते हैं। वो एनालॉजी हो सकती है एक फ्लूइड, फ्लूइड यानी कि पानी, पानी की हम एनालॉजी ले सकते हैं। जैसे पानी हर एक जगह, हर एक सिचुएशन के साथ, शेप के साथ, हर एक पाथ के साथ अपने आप को अडेप्ट कर लेता है, वैसे ही ये इंटेलिजेंस की थ्योरी, ये फ्लूइड इंटेलिजेंस हमें किसी भी कल्चर में या किसी भी कल्चर में रीजन करने के लिए या इंफॉर्मेशन मैनेज करने के लिए हमारा साथ देती है कभी भी। ठीक है, और ये फ्लूइड इंटेलिजेंस है, मतलब ये हमारी अडेप्टेबिलिटी, हम कितने अच्छे से चीजों को मैनेज कर पा रहे हैं, चीजों के साथ अडेप्ट हो पा रहे हैं, कितने फ्लेक्सिबल हैं हम चीजों को लेकर, ये फ्लूइड इंटेलिजेंस का हो सकता है। और इसका एनालॉजी रहेगा पानी, क्योंकि पानी से बेहतर कोई एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि पानी को जिस बर्तन में डालोगे उसका अपना कोई शेप नहीं है, बट जिस बर्तन में डालोगे या जिस भी जब नदी बहती है तो नदी धीरे धीरे करके पहले थोड़ी नैरो होती है, थोड़ी कम होती है,
फिर धीरे धीरे करके वो एक्सपैंड होती रहती है, वो ब्रॉड होती रहती है। तो ऐसे ही पानी कोई भी शेप ले लेता है, किसी की चीज के साथ भी ढल सकता है, कैसे भी आप उसे ढाल लो, ठीक है। वैसे ही फ्लूइड इंटेलिजेंस, आपको कोई भी प्रॉब्लम दी जाए, आप उसको कैसे बिना किसी पास्ट एक्सपीरियंस से कैसे उसको सॉल्व कर पाओगे, कैसे उसके लिए सोच पाओगे, कैसे लॉजिकल थिंक कर पाओगे, कैसे रीजन निकाल पाओगे, ये फ्लूइड इंटेलिजेंस का पार्ट है। नेक्स्ट आता है क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, क्रिस्टल ले लेते हैं एनालॉजी के तौर पे, वो एकदम उसका एक बहुत अच्छा शेप ऑलरेडी गड़ा होता है, यू नो ऑलरेडी फॉर्म हुआ होता है। वैसे ही क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस का मतलब हुआ जो हमने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से, पास्ट एक्सपीरियंसेस से, पास्ट नॉलेज से जो भी ग्रहण किया, उसको क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस बोल दिया जाता है, और इसका कल्चर में बहुत बड़ा हाथ होता है, ठीक है। आपको एक शेप दे दी, आपकी इंटेलिजेंस को एक शेप देना, कुछ नॉलेज गेन करना, या पास्ट एक्सपीरियंस से आपने जो नॉलेज गेन की, वो क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं कंटेम्प्रेरी थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस में, जो आजकल इंटेलिजेंस प्रचलन में ज्यादा है। तो इसको हम कॉग्निटिव प्रोसेसिंग अप्रोच कहते हैं, कॉग्निटिव प्रोसेसेस अप्रोच। अब इसमें हम ढूंढते हैं कि क्या वो मेंटल प्रोसेसेस हैं, क्या वो मेंटल प्रोसेसेस हैं जो एक इंटेलिजेंट बिहेवियर को डिफाइन करता है। हम कब कहते हैं कि उसने बहुत कि एक इंटेलिजेंट बिहेवियर क्या है, वो हम कब कहेंगे, जब हम उसके नीचे जो प्रोसेसेस चल रहे हैं, जो ब्रेन के बुद्धि के प्रोसेसेस चल रहे हैं, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो पहले ट्रेडिशनल थ्योरीज ने ये कहा कि इंटेलिजेंस क्या है, उसकी कंपोनेंट्स क्या है, पर कॉग्निटिव प्रोसेसिंग अप्रोच ये कहता है कि जो इंटेलिजेंट बिहेवियर है, जो उसके नीचे, उसके अंडर, उसके उस प्रोसेस के अंडर क्या प्रोसेसेस काम कर रहे हैं, वो कॉग्निटिव प्रोसेसिंग अप्रोच कहलाता है। इसमें आता है पास्ट थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। पास्ट थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दिया था ना दास नाग्लियोरी एंड कर्बी, जिन्होंने कहा पास का अर्थ है प्लानिंग, ए फॉर अटेंशन, एस फॉर साइमल्टेनियस एंड एस फॉर सक्सेसिव, ठीक है। अब इसमें क्या प्रोसेसेस यूज हो रहे हैं, एक आता है प्लानिंग, कितने अच्छे से आप चीजों को प्लान करके किसी चीज का सोल्यूशन निकाल पा रहे हो, ठीक है। आपको एक डिसीजन लेना है और कैसे आप उस डिसीजन को, की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पा रहे हो, कैसे उसको प्लान कर पा रहे हो, कि कैसे आप अपने गोल्स सेट कर रहे हो, अगर आपको ये पेपर क्रैक करना है तो कैसे आप प्लान कर रहे हो कि कैसे होगा, और क्या आप गोल सेट कर रहे हो कि हर दिन मुझे कितना कवर करना है, और जो भी आपको फीडबैक मिल रहा है आपके टेस्ट द्वारा, आप जो भी मॉक टेस्ट दे रहे हो उसके द्वारा जो फीडबैक मिल रहा है, उसको लेकर फिर कैसे आप अपना प्लान कर रहे हो कि मेरी यहाँ यहाँ वीकनेसेस है, यहाँ पे मुझे और पढ़ने की जरूरत है, ये हुआ प्लानिंग, ठीक है। फिर हुआ अटेंशन। अटेंशन क्या है कि आप कितने अच्छे से एक कोई भी चीज है उस पर कितना ध्यान एकाग्र कर पा रहे हो, और बाकी जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उन्हें आप इग्नोर कर रहे हो। हमेशा डिस्ट्रैक्शंस रहेंगी, हमेशा नेगेटिविटी आसपास रहेगी, हमेशा नहीं हो सकता कि हमें हमेशा पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिले। तो कैसे आप उन सब चीजों को नजरअंदाज करके आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस कर रहे हो, अपने एग्जाम पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग। साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग वो है जो आप हर स्टिमुलाई को एक बड़े स्तर पे ले रहे हो, एक स्टिमुलाई को बड़े स्तर पे लेकर सबको इकट्ठा इंफॉर्मेशन को जोड़ रहे हो, ठीक है, सबको एक साथ देख रहे हो,
एक ही जगह पे एक साथ देख रहे हो, बहुत सारी चीजों को एक साथ लेकर चल रहे हो। ठीक है, ये होता है साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग। सक्सेसिव प्रोसेसिंग हुआ कि आपने एक ऑर्डर में, एक सीक्वेंस में चीजें की। अच्छा, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, तो ये हुआ आपका सक्सेसिव प्रोसेसिंग। ठीक है, देन आपका स्टर्नबर्ग ने एक ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दिया, जिसमें उन्होंने इंटेलिजेंस को 3 भागों में बांटा। उन्होंने कहा एक कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस है, एक एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस है और एक कॉन्टेक्सचुअल इंटेलिजेंस है। कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस क्या है कि कितने अच्छे से आप चीजों को एनालाइज कर पा रहे हो, कितने अच्छे से आप उसका डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस समझ पा रहे हो, कितने अच्छे तर्क दे पा रहे हो, कितना अच्छा लॉजिक दे पा रहे हो, कितने अच्छे से आप इंफॉर्मेशन के बीच में कनेक्शन कर पा रहे हो, आइडियाज कर पा रहे हो, लिंक कर पा रहे हो, फ्लो एक आपके लिखे हुए कंटेंट में या बोले हुए कंटेंट में एक फ्लो है, एक हर पॉइंट आपस में जुड़ा हुआ है। तो ये भी आपका कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस का पार्ट है। और ये इंटेलिजेंस जो है हमें एकेडमिक्स में सक्सीड करने के लिए चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस हुआ। एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस कि कितने अच्छे से हम नए आइडियाज बता पा रहे हैं, कितना क्रिएटिवली हम काम कर पा रहे हैं, कितने और आइडियाज हैं कि हम अपने बिजनेस को कैसे आगे ले जाएं, हम अपने आप को कैसे आगे ले जाएं, ये आपका एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस में आएगा। कॉन्टेक्सचुअल इंटेलिजेंस में कि आपका एनवायरनमेंट आपको एक चीज प्रोवाइड कर रहा है और वो आप उसके साथ कैसे सूटेड रहोगे, कैसे आप अपने आप को एनवायरनमेंट के नीड्स के साथ, बदलते नीड्स के साथ अडेप्ट कर रहे हो। अब जैसे कि पहले हम बिल्कुल एकेडमिकली हमारा ट्रेडिशनल मोड ऑफ टीचिंग था, ब्लैक बोर्ड था, टीचर था, बैठने का था। बट अब इन द बैक अब हमारे पास, अब हम पैंडेमिक के इरा में जी रहे हैं, जिसने हर एक टीचर को अपना टीचिंग स्ट्रेटजी मोल्ड करवा दिया थ्रू ऑनलाइन बेस, कि ऑनलाइन अब वो कितने अच्छे से उस टेक्नोलॉजी के साथ अडेप्ट कर पाते हैं, वो अब उनका कॉन्टेक्सचुअल इंटेलिजेंस होगा। ठीक है, ये प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं इसमें, कि कितने अच्छे से जो एनवायरनमेंट, अपने बिजनेसेस को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे रीप्रोसेस करना है। अगर मैं फेस टू फेस काउंसलिंग लेती थी, तो अब मुझे उसको टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन में, टेलीफोनिक काउंसलिंग में, ऑनलाइन काउंसलिंग में कैसे चेंज करना है, कैसे मैं और बेहतर कर सकती हूँ, ये सब कॉन्टेक्सचुअल इंटेलिजेंस में आएगा। ठीक है, अब इसका और इलेबोरेशन है कि हम कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस वो है जो हम अपने एकेडमिक्स में और आईक्यू टेस्ट्स में आता है या मल्टीपल चॉइस टेस्ट्स में आ गया। तो बट ये लोग जो हैं जो एनालाइज तो कर पाते हैं, बट इनके पास कुछ और अपने आइडियाज नहीं होते हैं। एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस कि बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को इकट्ठा करके एक ओरिजिनल वे निकाला, बहुत क्रिएटिवली ये काम करते हैं, क्रिएटिव वेज निकालते हैं, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज देख पाते हैं अपने वर्ल्ड में। ठीक है, दैट इज एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस। कॉन्टेक्सचुअल इंटेलिजेंस की प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, आप अपने इन्वायरमेंटल डिमांड्स जो आपको इन्वायरमेंट से पोज कर रहा है आपके लिए, कुछ चैलेंजेस, आप उनसे कैसे डील कर पाते हो, उनसे कैसे डील कर पाते हो, इसको हम स्ट्रीट स्मार्टनेस भी कहते हैं। ये बहुत अच्छे एकेडमिक्स में नहीं होते हैं, बट लोगों से कैसे डील करना है, अपना काम कैसे निकलवाना है, या अपने बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाना है, तो ये सब चीजें ये बहुत अच्छे से कर पाते हैं। मल्टीपल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंसेस एक ऐसी थ्योरी है जो आजकल बहुत चल रही है, और ये बहुत रीसेंट है, गार्डनर ने दी थी 2000 में। गार्डनर ने कहा कि हम एक ही टाइप की इंटेलिजेंस को लेकर क्यों चल रहे हैं, बहुत सारी और इंटेलिजेंसेस हैं, हम खाली वर्बल पे क्यों फोकस कर रहे हैं। तो इसलिए इन्होंने बहुत कम से कम 8-9 इंटेलिजेंसेस और दी, 8-9 टाइप्स दिए इंटेलिजेंस के। ठीक है, ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि आप, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस हुआ कि आप अपनी लैंग्वेज को कैसे यूज कर पा रहे हैं, बोलने के लिए, लिखने के लिए, अपने आइडियाज एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, ये हमें चाहिए होती है जब हम कोई किताब पढ़ रहे हैं, या हम कुछ रिसर्च पेपर लिख रहे हैं,
पोयम लिख रहे हैं या नॉवल लिख रहे हैं, तो जनरली राइटर्स, पोएट्स, रिसर्चर्स के पास ये इंटेलिजेंस होती है। फिर आता है लॉजिकल और मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। हम नंबर्स को कैसे यूज कर रहे हैं, जैसे जो डेटा एनालिस्ट्स हैं, उनके में ये इंटेलिजेंस काफी होगी कि वो डेटा को कैसे एनालाइज कर पा रहे हैं। इतना ज्यादा डेटा है, वो उसको कैसे एनालाइज कर पा रहे हैं, कैसे सोच पा रहे हैं ऑर्गेनाइज करने के लिए, और ये मैथ्स को सॉल्व करने के लिए जो साइंटिस्ट्स हैं वो कैसे कर पा रहे हैं, कैसे न्यू इन्वेंशंस के बारे में सोच रहे हैं, जो सीएज हैं, जो सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, वो कैसे नंबर्स को, फिगर्स को कैसे यूज कर पा रहे हैं। तो ये जितने भी काम हैं ये लॉजिकल और मैथमेटिकल इंटेलिजेंस में आएंगे। फिर हमारा आता है स्पेशल इंटेलिजेंस। स्पेशल इंटेलिजेंस जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि हम एक स्पेस को कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं, फॉर्म कर पा रहे हैं, यूज कर पा रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर पा रहे हैं। ठीक है, हम मैप कैसे पढ़ रहे हैं, या जो आर्किटेक्ट्स हैं वो कैसे स्पेस देख रहे हैं कि ये खाली जगह है, मुझे इस पे इतने फ्लोर का घर घर खड़ा करना है, क्या इसका घर का शेप होगा, क्या चीजें लगेंगी, कैसे जाने। जैसे आपने देखा होगा मेट्रोज, जब आप देखते हैं कि मेट्रोस कितना इंटेलिजेंस लगा होगा, स्पेशल इंटेलिजेंस, कैसे प्लेटफॉर्म्स बिछे, कैसे उन्होंने ब्रिजेस क्रिएट किए, कैसे उन्होंने अंडरग्राउंड मेट्रो निकाली, कैसे उन्होंने ओवर ब्रिजेस बनाए, कैसे ब्रिजेस कनेक्ट किए। ये सब जो चीजें हैं ये अगेन स्पेशल इंटेलिजेंस का पार्ट है। ठीक है, जैसे पायलट्स की बिल्कुल स्काई में आप कैसे स्पेस को देख रहे हैं, कैसे अपना प्लेन चला रहे हैं। तो ये सब जो चीजें हैं ये स्पेशल इंटेलिजेंस में आती हैं। म्यूजिकल इंटेलिजेंस, कि आप कितने अच्छे से रिदम को, कितने अच्छे से म्यूजिकल पैटर्न को, नोटेशंस को समझ पा रहे हैं, पिचेस को समझ पा रहे हैं, सुर को समझ पा रहे हैं। क्या आप गाना गाना गा पा रहे हैं, क्या आप कुछ लिख पा रहे हैं सॉन्ग के जरिए, या कोई आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा पा रहे हैं। तो जनरली ये एबिलिटी हमें म्यूजिशियंस में देखने को मिलेगी, कंपोजर्स में देखने को मिलेगी, डांसर्स को देखने में मिलेगी। फिर बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। बॉडीली काइनेस्थेटिक, काइनेस्थेटिक मतलब मूवमेंट। सो हाउ, कितने अच्छे से आप अपनी बॉडी को मूव कर पा रहे हैं। ठीक है, जैसे डांसर्स हैं बहुत अच्छे से, बहुत फ्लेक्सिबली और बहुत फ्रीली अपनी बॉडी को जैसे वो चाहे वो मूव कर पाते हैं, मूवमेंट्स को अपनी बॉडी पे ढाल पाते हैं। ठीक है, बास्केटबॉल खेल पा रहे हैं, या दौड़ पा रहे हैं, एथलीट्स हो गए, डांसर्स हो गए, जिमनास्ट्स हो गए। जिमनास्टिक्स में आपने देखा होगा कितने कैसे अपनी बॉडी को मैनिपुलेट करके इधर उधर ऐसे अपने उसको इतना फ्लेक्सिबल बना के कुछ भी स्टंट्स ये लोग कर जाते हैं। ठीक है, तो ये बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस है। फिर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, आपका दूसरे लोगों के साथ आपका रिलेशनशिप कितना अच्छा है, कितने बेहतर तरीके से आप दूसरों को समझ पाते हैं, दूसरों के भावनाओं को, दूसरों के मंशाओं को, दूसरों के बिहेवियर को आप कितने अच्छे से समझ पा रहे हैं। ये इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है। ये जैसे काउंसलर्स हो गए, साइकोलॉजिस्ट हो गए, टीचर्स हो गए, पॉलिटिशियंस हो गए, सोशल वर्कर्स हो गए, रिलीजियस लीडर्स हो गए, ये कितना अच्छे से आप सबको इन्फ्लुएंस करते हैं। और अ, तो इसको हम इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस कहते हैं, कि आप लोगों के साथ, आपका डिप्लोमैट्स हो गए, कि लोगों के साथ आप कितना अच्छा अपना रिलेशन बना पा रहे हैं, कैसे उनको कन्विंस कर पा रहे हैं, कैसे उनको समझ पा रहे हैं और वो आपको समझ पा रहे हैं। फिर आता है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, कि आप अपने आप को कितने अच्छे से पहचान पा रहे हैं, आपकी अपनी जो स्ट्रेंथ है, जो क्षमताएं हैं, जो क्षमताएं नहीं है, उनको कैसे यूज करते हैं दूसरों को समझने के लिए, अपने आप को समझने के लिए, कुछ भी काम करने के लिए। ठीक है, तो ये जनरली जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ लोग हैं, जो फिलोसफर्स हैं, उनमें ये इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस ज्यादा मात्रा में होगा। नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस,
कि हमारा रिलेशनशिप एनवायरनमेंट के साथ कैसा है, कैसे हम एनिमल्स से या पेड़ पौधों से या फिर नदियों से कितना हम उनसे एसोसिएट कर पा रहे हैं। ठीक है। हंटर्स के पास, फार्मर्स के पास, बोटानिस्ट्स के पास ये होगी कौन सा पौधा किस काम आएगा, आयुर्वेद जो करते हैं या जो हर्बल मेडिसिन बनाते हैं उनके पास ये अच्छी इंटेलिजेंस होगी, नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस होगी। फिर आता है कि एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस, कि आप अपनी ह्यूमन एग्जिस्टेंस को क्या डेफिनेशन दे रहे हैं, क्या समझ रहे हैं कि आपका यहाँ पे आने का मकसद क्या है, आपकी एग्जिस्टेंस को आप कैसे डिफाइन कर रहे हैं, कैसे आप मीनिंग दे रहे हैं अपनी लाइफ को, किस लिए हम यहाँ पे आए हैं, किस लिए कब क्या हमारा कॉन्शियसनेस है, हम क्यों मरते हैं, हम क्यों जीते हैं। तो ये जो सारी इंटेलिजेंस है ये एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस में आता है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है लैंग्वेज एंड थॉट, जिसको वील पिक इट अप इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।